ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम लुकमान रफ़ीक है एंड आई एम द प्रिंसिपल हेयर एट स्क्राइबर कॉलेज। तो वो सारे स्टूडेंट जो कि फिजिकली मौजूद हैं और एट द सेम टाइम वो लोग जो कि ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं इस सेशन को, जो आज का हमारा एजेंडा है वो आज का हमारा एजेंडा ये है कि वी आर एक्चुअली गोइंग टू बी कंडक्टिंग एन ACCA ओरिएंटेशन, जिसके अंदर हम ACCA से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ACCA क्वालिफिकेशन ऑल अबाउट। कि देखें, आज का जो सेशन कंडक्ट करने का जो मकसद है वो मकसद यही है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो परेशान होते हैं कि उनको लाइफ में क्या कैरियर डायरेक्शन चूज करनी है। तो उस कैरियर डायरेक्शन को चूज करने के लिए जो है वो कोई बंदा डॉक्टर मेडिकल की तरफ जाता है, कोई इंजीनियरिंग की तरफ जाता है। मुख्तलिफ जो है तरह के हम ऑप्शंस चूज कर रहे होते हैं जिंदगी में अपना। तो बहुत सारे लोग जो है ना उनको शौक ये होता है कि वो कॉमर्स की तरफ चले जाएं, और उस कॉमर्स के अंदर जो है वो मल्टीपल चॉइसेस होती हैं आपके पास। तो उस मल्टीपल चॉइसेस में वन ऑफ द चॉइसेस इज एक्चुअली ACCA। सो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हमारा जो कोर एरिया होगा, जो कोर फोकस होगा, उसमें हम क्या करेंगे, वी वुड एक्चुअली बी टॉकिंग अबाउट द ACCA क्वालिफिकेशन। वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द ACCA क्वालिफिकेशन के जो ACCA क्वालिफिकेशन है, ये ACCA क्वालिफिकेशन जो है वो बेसिकली क्या है, इसको किस तरह से किया जा सकता है, और एट द सेम टाइम जो है इसको इसको करने के फायदे, इसको करने के नुकसान क्या क्या हैं। वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट दिस। तो देखें, ये कुछ मैंने एक जनरली खैर एजेंडा लिखा था यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी कैरियर प्लानिंग की। देखो, आप में से कितने लोगों के घर में आपके पेरेंट्स, आपके मदर फादर, भाई बिजनेसमैन है? जी, कितनों के भाई माँ बाप बिजनेसमैन है कोई आप में से? नहीं। ओके जी, ये जो ऑनलाइन है आप में से किसी के घर में कोई बिजनेसमैन है? ओके, सीम्स लाइक नथिंग। जी, डॉक्टर जरूर होंगे, है कोई? अच्छा, ये जो सक्कर वाले बैठे हुए इनके घरों में डॉक्टर जरूर होगा कोई ना कोई। मोहम्मद इलियास शेख इज रेजिंग हिज हैंड के जी डॉक्टरी के ऊपर शायद, सही है। देन वी हैव गॉट एन इंजीनियर। ये अगेन कोई इंजीनियर है घर में? तो घर में सिर्फ तुम ही हो गया हैं? अच्छा। ओके जी, अभीश कह रहे हैं मेरे चाचू इज अ डॉक्टर। मिर्जा समीर कह रहे हैं माय फादर इज एन इंजीनियर प्रॉब्ली। अच्छा जी, सही है। आर्टिस्ट मेरे ख्याल में कोई नहीं होगा, फैशन डिजाइनर कोई नहीं होगा, सही है। सिंगर कोई नहीं होगा, स्पोर्ट्समैन कोई नहीं होगा। तुम्हारे घर खानदान से शाहनवाज धानी का ताल्लुक नहीं होगा, सही है ना? तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके। अच्छा, अभीश कह रहे हैं माय फादर इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ओके, जबरदस्त। क्या चीज का बिजनेस है बेटा? छुआरे का बिजनेस तो नहीं है शक्कर में? ओके जी, चलें, गुड एनफ। नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज के, अच्छा सही, फैक्ट्री। ओके जी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। um, अगर मैं एक जनरल बात करूं ना, तो जिंदगी के अंदर आपके पास जो है ना कैरियर की बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। ये कुछ मैंने एग्जांपल लिखी है। आज के दौर में शायद इससे ज्यादा और एग्जांपल आ जाए, सही है ना? शायद आ जाएगा यूट्यूबर, टिकटॉकर, सही है। अच्छा, तो ये सारे के सारे एडिशनल जो है ना वो बिजनेस आजकल के कैरियर्स आ जाएंगे। आप कहेंगे जी मैंने कुछ नहीं करना, मैं टिकटॉकर हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगा, सही है। तो कुछ इन्फ्लुएंसर जुनेद अकरम जैसे हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर जो है वो हरीम शाह जैसे हैं। तो ये हर तरह के इन्फ्लुएंसर हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी ख्वाहिश, आपके शौक कैसे हैं, सही है। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू इट। तो देखें, एक तो ये कि जिंदगी में हर आदमी जो है ना वो चाहता है कि वो अपने कैरियर की प्लानिंग करे और एक अच्छे तरीके से अपने कैरियर को आगे लेके चले। तो अगर आप अपने अच्छे तरीके से कैरियर को आगे लेके चलोगे, तो उसमें एक चीज याद रखना कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हर बंदा कंसिडर करता है। हर बंदा जो कंसिडर करता है वो क्या करता है, बंदा बोलता है कि यार मैं जब जो है ना बेसिकली कोई भी जो है वो कैरियर की डायरेक्शन चूज करूंगा, तो उसमें ये कुछ फैक्टर्स मैं जरूर देखूंगा कि अल्टीमेटली जो है क्या बोलते हैं कि बेसिकली क्या मुझे इस स्पेसिफिक काम करने के लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियर बनना है तो जी क्या पढ़ना पड़ेगा? जी, डॉक्टर बनना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? कहाँ से पढ़ना पड़ेगा? क्या मैं पाकिस्तान से बैठ के MBBS कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? ये बहुत फैक्टर्स होते हैं जो आप कंसिडर करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जी नौकरी क्या मिलेगी, पैसे क्या मिलेंगे, क्या मेरी जरूरियात भी पूरी होंगी नहीं होंगी? देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग BBMBA करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो BBMBA जो है ना वो ऐसी यूनिवर्सिटी से करते हैं जिसकी अनफॉर्चुनेटली कोई डिमांड नहीं है।
जैसे न्यू पोर्ट के नाम से एक यूनिवर्सिटी है, अनफॉर्चुनेटली उसे लोग BBA MBA करते हैं, तो वो और B.Com का बच्चा बराबर होता है, अनफॉर्चुनेटली। सही है। तो पॉइंट इज कि हमारी हर मुमकिन जो कोशिश होती है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं, और जिसमें सारा फैक्टर जो होता है ना, आप अपने घर वालों से भी कभी पूछोगे ना, तो मेजरली पेरेंट्स जो है ना, बच्चों को दो चीजों की वजह से पढ़ने पे मजबूर करते हैं। नंबर वन, एक उनको जहन में होता है कि जी ये पढ़ लेगा तो पैसे कमाएगा। नंबर टू, यहाँ पे कराची में तो इतना कल्चर नहीं है, लेकिन मैंने इंटीरियर सिंध में कल्चर बहुत देखा, क्योंकि हमने स्क्राइबर का सक्कर में कैंपस एक रन किया है कोई 5 साल 6 साल ना, सो इसलिए आई नो सक्कर अ बिट। सही है। तो बेसिकली इंटीरियर सिंध में ना, लोग पैसे के लिए नहीं पढ़ते, इज्जत के लिए पढ़ते हैं। और वो इज्जत के लिए क्या पढ़ते हैं? CSS। क्यों बोलते हैं जी हम CSS कर लें, हम सरकारी अफसर लग जाएं, गवर्नमेंट की गाड़ी में घूम रहे हो। वो अलग बात है कि आपको पता है हलाल की तनख्वाह तो CSS में मिलती नहीं है। हराम की तनख्वाह पे आप जो ना याशिया करो तो करोगे। हलाल की तनख्वाह क्या होगी? लाख रुपए होगी। भरम आपके 20 लाख रुपए वाले और जेब में आ रहे हैं लाख रुपए। तो मजबूर हो जाओगे आप, अनफॉर्चुनेटली, आप जो ना ये इस तरह के ऑल्टरनेट्स के ऊपर जाने के लिए। खैर एनीवेज, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि बंदा कंसिडर करता है जब वो पढ़ रहा होता है। या तो माँ बाप उसको फोर्स कर रहे होते हैं बिकॉज इज्जत की वजह से, या फिर दूसरा फैक्टर जो होता है, वो दूसरा फैक्टर ये होता है कि पैसे की वजह से। अच्छा, तीसरा एक फैक्टर और होता है। मेरा बचपन का दोस्त है, इज अ केमिकल इंजीनियर। उसका कोई ताल्लुक नहीं था केमिकल इंजीनियरिंग से, कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट इज अ केमिकल इंजीनियर। रीजन भी कि उसके फादर का केमिकल का ट्रेडिंग बिजनेस है बहुत बड़ा। और जब केमिकल का बहुत बड़ा ट्रेडिंग बिजनेस है, तो उन्होंने कहा यार हमारे बाद की जनरेशन, हमारे बाद के आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि वो सक्सेसफुली हमारा बिजनेस रन करें। तो अगर वो सक्सेसफुली हमारा बिजनेस रन करें, तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि हम जो है इनको केमिकल इंजीनियर बनाएं, ताकि इनको नॉलेज तो हो, ये काम करें, ये मार्केट में जाएं तो इनको नॉलेज तो हो। सो दैट्स वाई उनको जो है वो केमिकल इंजीनियर बना दिया। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि लोग सक्सेशन की प्लानिंग करते हैं कि यार मैंने सक्सेस को प्लान करना आगे, कि मेरे बाद कोई देख ले। नाउ, तो ये कुछ मैंने जनरल बात करी, मोर और लेस सेम रिपीटेड बात ही है। और देखें अब एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आज का हमारा जो एजेंडा है वो हम मेनली फोकस कर रहे हैं ACCA के ऊपर। वी आर मेनली गोना बी फोकसिंग ऑन ACCA। और उस ACCA के पर्सपेक्टिव से मैं कुछ थोड़ी सी बात करूंगा कि देखें, बात सारी ये है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि जो ACCA है, विच इज एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, ये एक अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस का प्रोफेशन है। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अकाउंटिंग और फाइनेंस क्या होता है, मेजोरिटी लोग यहाँ पे कॉमर्स के बैठे हुए हैं, अकाउंटिंग और फाइनेंस का मकसद क्या होता है, क्या काम करता है अकाउंटेंट, क्या काम करता है एक फाइनेंस प्रोफेशनल? हाँ भाई, क्या काम करता है एक अकाउंटेंट, क्या काम करता है एक फाइनेंस प्रोफेशनल? बताओ भाई। फंड मैनेज करता है जी, और यही सब चीजें। हाँ भाई। अच्छा, बाइनेंस बाइनेंस टू ट्रेडिंग करता है। अच्छा जी, ऑडिट फर्म। ओके, व्हाट एल्स? ये जो ऑनलाइन है, और क्या चीज है? बैंकिंग करते हैं। अच्छा जी, चलें, सही है। तो मैं जनरली बात कर देता हूँ। देखें, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जब हम बात करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो एक बात जरा समझ लीजिएगा, वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कोई भी काम है, कोई भी कारोबार है ना, उसकी बैकबोन फाइनेंस होता है। कोई भी काम होगा, कोई भी कारोबार होगा, उसकी बैकबोन फाइनेंस होगी। देखें, छोटी सी मिसाल ले लें, घर की मिसाल ले लें। अगर घर की मैं मिसाल लूँ ना, तो आपके घर में आपने देखा होगा कि कभी आपके वालिद साहब के हालात बहुत अच्छे होंगे ना, तो आप बहुत अच्छा खर्चा करेंगे। कभी आपके वालिद साहब के हालात थोड़े से खराब होंगे, तो आप कम खर्चा करेंगे। क्या मतलब ये है कि जी अब्बा नौकरी पेशा आदमी है, जी नौकरी लगी हुई है, महीने की 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए। अब खर्चे चल रहे हैं भरपूर किस्म की, ईद की शॉपिंग्स भी हो रही हैं, अच्छी जगहों पे जा भी रहे हैं, बाहर घूमने फिरने भी जा रहे हैं, खाना पीना भी कर रहे हैं, एक्सेट्रा 500 तरह की चीजें होंगी। ये किस सूरत में होगा? जब अब्बा के हालात अच्छे होंगे। काम कारोबार वाले, उनके साथ भी अच्छे दिन होते हैं तो अच्छा काम चल रहा है, अनलेस अनटिल वो बहुत ज्यादा कंजूस हो। सही है। तो फिर उनकी हालात और आपके एक्सपेंडिचर का कोई ताल्लुक नहीं होता। हालात अच्छे हो तो भी वैसे ही दिन होते हैं, हालात बुरे हो तो भी वैसे ही दिन होते हैं। सही, अनलेस अनटिल यानी कि कंजूसी का आलम हो। तो खैर एनीवेज, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं ना, तो सबसे बड़ा जो मसला है ना, सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो ये है
कि बिजनेस की, घर की, जैसे घर का माहौल होता है ना, मैंने आपको कहा पैसों के ऊपर बड़ा डिपेंडेंट होता है। अब्बा के हालात अच्छे हैं या जो भी ब्रेड अर्नर है, अम्मा है तो अम्मा के हालात अच्छे हैं तो घर अच्छा चल रहा होगा, सही है। वरना आप देखेंगे आपके कपड़े पुराने होते जाएंगे, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आप एक इदारे में आते हैं ना, अब एक इदारे में आप आएंगे ना, अब आप देखें दीवारों से रंग उखड़ रहा हो, अगर मिसाल है, यहाँ तो नहीं उतर रहा, सही है, अच्छा, दीवारों से रंग उतर रहा हो और जना दीवारें गंदी हो रही हो, और जना क्या बोलते हैं कि और 500 तरह के मसले मसाइल हो, गंदगी पड़ी हुई हो, जगह जगह पे पान की पी के, सिगरेट के टोटे पड़े हुए हो, तो आपको अंदाजा होगा इनके पास सफाई वाला रखने के भी पैसे नहीं है। यानी ये एक बुरे हालात बिजनेस के इंडिकेट करता है, आप समझ रहे हो फैक्टर। तो मेरा जो आपको कहने का मकसद है वो ये है कि जो फाइनेंस होता है ना, वो किसी भी बिजनेस की बैकबोन होता है। जो फाइनेंस होता है वो किसी, आप देखें इमरान खान की जब गवर्नमेंट आई ना, तो इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो सबसे बड़ा मसला इमरान खान की गवर्नमेंट को क्या था? पैसे का। इमरान खान ने इतनी तकारीरें करी थी कि जी ये कशकोल को हम तोड़ देंगे, हम जो है वो कर्ज नहीं लेंगे, मतलब पता नहीं क्या कुछ उसने बेचारे ने कहा था। तो कहने के बाद क्या हुआ, पैसे लेने पड़ गए, क्योंकि पैसे नहीं थे मुल्क कैसे चलाएंगे। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे खड़े होकर सिर्फ बातें कर रहे होते हैं। अब ये गवर्नमेंट ने करा गया, ये देखो रोडें टूट रही हैं, ये देखो जना क्या बोलते हैं बसें जो है वो खराब है, ये देखो लाइटें नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, वो नहीं। अब भाई गवर्नमेंट ने क्या करा? तो अगर आप एक चीज सोचो 2 मिनट के लिए, कि एक हफ्ते के लिए गवर्नमेंट काम करना बंद कर दे, मिसाल है, गवर्नमेंट काम करना बंद कर दे, तुम्हारे घर से जो गटर की लाइन का पानी जाता है ना, वो भी जाना बंद हो जाएगा। यानी गवर्नमेंट ना करके भी बहुत सारे काम करती है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बात समझाने का मकसद ये है कि भाई एक मुल्क चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। तो सबसे बड़ा मसला जो था वो पैसा नहीं था पाकिस्तान में, और सबसे पहला काम इन्होंने जो करा वो पैसा लाने का करा, कि पैसा लाए। अभी भी बेचारे मर रहे हैं पैसा लाने के लिए, क्योंकि पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा। तो कहने का मकसद है हर बिजनेस की बैकबोन होती है फाइनेंस। और इसीलिए जब आप देखें इलेक्शन जब हो रहे थे ना, तो इमरान खान के बाद सबसे मशहूर आदमी जो सबसे मशहूर आदमी जो पीटीआई का था, वो असद उमर था। क्यों? क्योंकि ही वाज टिप्ड टू बी द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो असद उमर सबसे मशहूर आदमी था आफ्टर इमरान खान। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो एक फाइनेंस है, उस फाइनेंस की औकात कितनी बड़ी औकात है, कि एक बिजनेस के अंदर, यानी कि एक बिजनेस के ओनर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है ना, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, बैकबोन होता है बिजनेस को चलाने वाला। तो सबसे मशहूर आदमी असद उमर था। और असद उमर के बाद जब असद उमर को हटा दिया, तो आप देखें अब्दुल हफीज शेख आया, और इन्होंने हर मुमकिन कोशिश करी उसको सेनेट में ले आए, वो नहीं ला सके, अलग बात है। क्या है? तो बेसिकली अब ना, फॉर एग्जांपल अगर मुझे अकाउंटिंग और फाइनेंस के करियर में जाना है, तो एक बात याद रखिएगा, ये एक लीडरशिप रोल है। ये कोई छोटा रोल नहीं है, ये लीडरशिप रोल है। यानी आप देखें एक बिजनेस में जो इंजीनियर होगा ना, जो बेचारा सारी प्रोडक्ट बना रहा होगा, उसको कोई जानता ही नहीं होगा। फाइनेंस वाले को पूरी दुनिया के बैंकर जानते होंगे, स्टॉक एक्सचेंजेस जानती होंगी, सारे इन्वेस्टर्स जानते होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जानती होगी, उसकी एक वाह वाह होगी। बेचारा जो चीफ इंजीनियर होगा ना, उसको कोई जानता नहीं होगा। मशहूर आदमी कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव। यानी मुल्क के साथ कंपेयर करो तो प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 फाइनेंस मिनिस्टर। खैर, तो अगर आपको अपना कैरियर अकाउंटिंग और फाइनेंस में बनाना है, तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बनाने के लिए यू गॉट मल्टीपल चॉइसेस, यू गॉट मल्टीपल ऑप्शंस। आप चाहे एमबीए कर लें, बीकॉम कर लें, एमकॉम कर लें, आप बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस कर लें, और आप चार्ट अकाउंटेंसी कर लें। देखें, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, लोगों को एमबीबीएस की एग्जाम्पल बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। जब एक बंदा डॉक्टर बनता है ना, तो वो एमबीबीएस करता है। तो एमबीबीएस करता है ना, तो आज के दौर में ना बेचारे एमबीबीएस की कोई औकात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी रीजन इतने सारे डॉक्टर हो गए, इतने सारे डॉक्टर हो गए, कि एमबीबीएस की बेचारे की कोई औकात ही नहीं है। तो और स्पेशली अगर जो ना कोई आप ऐसे पढ़े लिखे खानदान से हैं जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो आपको कोई वो मिलेगा ना बड़ा, कि हाँ बेटा क्या किया है आपने? कहा एमबीबीएस किया। अच्छा, सिर्फ एमबीबीएस किया है? यानी 5 साल में, 5.5 साल में वो बेचारा गंजा हो गया, उसके बाल सफेद हो गए। आप उसको बोले, अच्छा बेटा सिर्फ एमबीबीएस किया? यानी ये माइंडसेट मैं आपको बता रहा हूँ, अब बात सुनिएगा, समझिएगा। तो बेचारे क्या करते हैं, एमबीबीएस वाले ऊपर का काम करते हैं, क्या एफसीपीएस करते हैं, कि जी कोई कोई जो है ना वो कार्डियोलॉजिस्ट बन रहा है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट बन रहा है, कोई न्यूरोसर्जन बन रहा है, कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट बन रहा है, कोई ऑन्कोलॉजी में जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो बेचारा 5-5.5 साल पढ़ने के बाद अलग 4-4.5 साल की एक अलग मेहनत और करता है। तो 10 साल के बाद जाके वो स्पेशलाइजेशन करता है, वो भी उस सूरत में अगर पास हो गया पहली अटेम्प्ट में। तो इसी तरह से अकाउंटिंग और फाइनेंस जो है ना, उस अकाउंटिंग और फाइनेंस में ये बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, बीकॉम हो गया, ये सारों की जो मिसाल है ना, ये बस सिर्फ डॉक्टर वाली मिसाल है, और कुछ केसेस में तो डिस्पेंसरी के कंपाउंडर की मिसाल है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, ये बड़ा वाला डॉक्टर है, ये बड़ा वाला डॉक्टर है, ये वो डॉक्टर है, ये वो डॉक्टर है जिसको आप कहेंगे कि भाई ये बड़ा डॉक्टर है, इसने मेहनत करी है, इसने काम किया। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना, ये बड़ा वाला डॉक्टर है, छोटा डॉक्टर नहीं है। दैट इज व्हाट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज। तो जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो देखिए, मैं कुछ थोड़ी सी बात करूं, इसमें मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे हुए कि इट्स अ सुप्रीम अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन। अकाउंटिंग फाइनेंस में चार्टर्ड अकाउंटेंसी से ऊपर की क्वालिफिकेशन है ही नहीं। एक बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंसी के रोल में जाता है तो कंपनी की टॉप पोजीशंस पे आता है। ऐसा नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते ही बोले जी मैं कंपनी का ओनर लग रहा हूँ, अबे भाई ऐसे नहीं होता। वक्त, तजुर्बा, लेकिन ये आपको उस पोजीशन पे लेके जाता है वक्त के साथ। अच्छा जी, तो अब मैं पाकिस्तान में हूँ सर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कैसे करूँ? दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान से आईकैप परसू कर लो। दूसरा ऑप्शन है एसीसीए कर लो। आज का हमारा एजेंडा ना, उसमें एसीसी है। आज के हमारे एजेंडा में आईकैप नहीं है। अगर किसी को अलग से आईकैप के बारे में पूछना हो, सेशन के एंड में मुझसे पूछ लेना, आई कैन गिव यू गाइडेंस। तो आपको अगर बेसिकली चार्ट अकाउंटेंसी करनी हो पाकिस्तान में रहते हुए, यू हैव गॉट टू चॉइसेस, आइदर यू डू आईकैप और यू डू एसीसी। अच्छा जी, लेट्स टॉक कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एसीसी ऑल अबाउट। तो ये जो एसीसी है ना, ये एक यूके बेस्ड चार्ट अकाउंटेंसी बॉडी है। आई रिपीट, ये जो एसीसी है, एक ये यूके बेस्ड चार्ट अकाउंटेंसी बॉडी। अच्छा, अब जब ये यूके बेस्ड चार्ट अकाउंटेंसी बॉडी है ना, तो मेरी बात जरा थोड़ी सी समझिएगा, मैं कुछ बात रिलेट कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं, एक बच्चा लम्ब से या आईबीए से बीबीए करता है, एमबीए करता है, तो उसकी डिमांड क्यों होती है? आप मुझे बताएं। एक बच्चा लम्ब से या आईबीए से बीबीए करता है, एमबीए करता है, उसकी डिमांड क्यों होती है? क्यों होती है? एनी आइडिया? हाँ, अच्छी जगह क्यों है लम्ब और आईबीए? लम्ब और आईबीए अच्छी जगह क्यों है? सवाल है ना भाई, वो क्यों अच्छी जगह? अच्छा, एक मेरे पास यहाँ पे आ रहा है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। अच्छा जी, सही है। देखें, अब मैं ज्यादा लंबी बहस में नहीं जाता, मैं आपकी बात कर देता हूँ। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो न्यूपोर्ट भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो बेटा इकरा भी है। पता नहीं सर, यहाँ पे वो विजिबल नहीं हो रहे, पता नहीं कोई प्रॉब्लम है। तो ये बच्चों की चैट जो है ना, यहाँ पे विजिबल नहीं हो रही, वरना मैं आपको दिखा रहा हूँ। सही है, एनीवेज, सो दे आर एक्सपर्ट इन टीचिंग दीज डिग्रीज। ओके, सही है। देखें, मल्टीपल रीजन है, लेकिन मल्टीपल रीजन में सबसे मेजर रीजन है उसका ब्रांड इमेज। उसका ब्रांड इमेज है। यानी ब्रांड इमेज क्या है कि इंडस्ट्री में, मार्केट में एक अंडरस्टैंडिंग है कि जी लम्प्स का बंदा आ रहा है बहुत अच्छा होगा, जी आईबीए का बंदा आ रहा है बहुत अच्छा होगा। उसका एक ब्रांड इमेज है। और वो ब्रांड इमेज ऐसे ही नहीं बना। ये लम्प्स के, आईबीए के ग्रेजुएट्स निकले, और निकल के इन्होंने बिजनेसेस में जाके परफॉर्म किया, बिजनेसेस में जाके अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, तो बिजनेसेस को लगा हाँ यार ये वाकई काम के लोग हैं। आसान है, तो बिजनेसेस को वाकई लगा ये काम के लोग। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट जो है ना, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ एसीसीए का, कि जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस एसीसीए, सो एसीसीए एक यूके बेस्ड चार्ट अकाउंटेंसी बॉडी है, एंड इट हैज गॉट अ प्रेजेंस इन मोर देन, इट हैज गॉट प्रेजेंस इन मोर देन 180 कंट्रीज। अब कोई ये ना कहते ना जी दुनिया में 180 तो ममालिक भी नहीं है, इससे ज्यादा ही है। सही है, दे हैव गॉट प्रेजेंस इन मोर देन 180 कंट्रीज। सही है। अच्छा जी, अब मैं आपको देखें एक बात बताऊं, अगर इनकी मोर देन 180 कंट्रीज के अंदर प्रेजेंस है, तो ये दुनिया में दो बॉडीज हैं, एक है ए आई सी पी ए और दूसरी है एसीसी। ए आई सी पी ए होता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, और दूसरा है एसीसी। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट इज वन ऑफ दोज बॉडीज
कि जिसका दुनिया में सबसे बड़ा मेंबर बेस है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस के जो मेंबर बेस है वो AICPA है। लेकिन मजे की बात, AICPA सिर्फ अमेरिका तक महदूद है। इसके बाद जो नंबर 2 पे जिसके पास यूजर बेस है ना, वो है ACC। नंबर 2 पे जिसके पास यूजर बेस है, जो मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, दैट इज ACC। सो अगर आप एक चीज इमेजिन करें, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तो हमने पिछले कुछ 3 सालों से अपने स्क्राइबर कॉलेज का जो कराची से ये था, सक्कर में वी यूज्ड टू हैव अ फिजिकल टीचिंग एंड ऑल दैट। जो कराची का कैंपस था हमारा, उसमें हमने बड़ा ऑनलाइन पे फोकस कर दिया था। और उस ऑनलाइन के फोकस में अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग कोई तकरीबन 80+ ममालिक में बच्चे पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं, मैं आपको कुछ कंट्रीज के नाम लूंगा, लाइक केनिया, नाइजेरिया, मोजाम्बिक, युगांडा, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज की बेशुमार कंट्री, ट्रिनिडेड टोबैगो, सेंट लूसिया, गायना, जमैका एक्सेट्रा। ये बेशुमार ममालिक के अंदर हमारे पास बच्चे हैं जिनको हम पढ़ाते हैं। इनको हम पढ़ाते हैं। बेटा ये अब्दुल रहमान, आप जरा वेट करें, मैं आपको बताता हूँ, सही है। तो इनको हम पढ़ाते हैं। अच्छा, और हम कैसे पढ़ा रहे हैं, मैं पाकिस्तान में बैठ के कैसे दुनिया के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में पढ़ने वाले हैं। जब पढ़ने वाले हैं तो उस मुल्क में लोग उस क्वालिफिकेशन को भी जानेंगे। और जब लोग उस क्वालिफिकेशन को जानेंगे तो वहां पे उस क्वालिफिकेशन की डिमांड होगी। दुनिया में 80+ ममालिक के अंदर ACC के अपने ऑफिस हैं। जैसे पाकिस्तान में ऑफिस है, तो 80+ ममालिक के अंदर ऑफिस हैं अपने। तो जब एक इदारे का अपना खुद का ऑफिस आता है ना, तो ऑफिस आने के बाद उसकी रेपुटेशन, उसका सब कुछ बढ़ जाता है। सो इट्स वन ऑफ दोज क्वालिफिकेशन विच इज इजीली अ ग्लोबल पासपोर्ट। ये वो क्वालिफिकेशन है जो कि आप समझ लें ग्लोबल पासपोर्ट है। ये क्वालिफिकेशन है तो पूरी दुनिया में जाके तुम एक रेकग्नाइज चार्ट अकाउंटेंट कंसिडर किए जा सकते हो। पूरी दुनिया में उठा के तुम जो ना जॉब ले सकते हो इसकी बेस पे। सफदर अली रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह, सही है। पूरी दुनिया में आप उठा के इसकी इसकी गाइडेंस ले सकते हो, इस स्पेसिफिक यानी कि इसकी बेसिस के बाद पूरी दुनिया में पेनिट्रेट कर सकते हो। मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में, बहरीन में, कतर में, यूनाइटेड UAE के अंदर, इवन UK के अंदर आप ऑडिट फर्म्स रन कर सकते हैं इस ACCA को करके। सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ बिजनेस। अच्छा जी सर, ये तो सारी बातें हो गई। अब ये बताइए ACCA करना कैसे। अच्छा, तो ये कुछ एक ACCA का क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर है जो कि हमने बड़ा समराइज क्रिएट कर दिया है। हमने ज्यादा लंबी नहीं करी है, वरना तो मैं आपको एक एक पेपर का नाम पढ़ाता और एक एक पेपर की कहानी करता। मैंने लंबी नहीं करी है। हमने सिंपल सी काम ये करा है कि हमने ACCA का सिंपल एक क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर दे दिया है, और उस क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर के ऊपर हम आपको ये गाइड कर रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ACCA ऑल अबाउट। सो देखें, बिफोर आई गो ऑन टू दिस, मैं पहले इस पे आऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि इन ऑर्डर टू डू ACCA आप मैट्रिक की बेस पे, O लेवल्स की बेस पे, इंटर की बेस पे, A लेवल्स की बेस पे, सब पे एंटर हो सकते हैं। और ऑब्वियसली जब A लेवल्स में कर सकते हैं तो बैचलर तो मास्टर्स पे भी कर सकते हैं। अब बात सुनिएगा। सो यू कैन डू ACCA ऑन द बेसिस ऑफ ऑल मैट्रिक, O लेवल्स, इंटरमीडिएट, A लेवल्स, बैचलर्स, सबकी बुनियाद के ऊपर आप ये कर सकते हैं। अब देखें, बात समझिएगा, इसका मतलब क्या है। एक बच्चा उसने मैट्रिक किया, उसको इंटर करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ACCA में आ जाए, हो जाएगा। अगर एक बच्चे ने इंटर कर लिया तो भी स्टार्ट हो जाएगा। O लेवल्स की बात भी स्टार्ट होगा और A लेवल्स के बाद भी स्टार्ट होगा, ये चारों के बाद स्टार्ट हो जाएगा। अब बात जरा समझिएगा। ACCA के अंदर इलियास शेख, मैं आपको गाइडेंस करता हूं, अभी देखें थोड़ी। ACCA के अंदर जो पहला स्टेज है दैट इज एक्चुअली टर्म्ड एज फाउंडेशन डिप्लोमा स्टेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं FD, फाउंडेशन डिप्लोमा। भाई ये जो ऑनलाइन जितने भी हैं, आपको मेरी स्लाइड्स विजिबल है ना जी? आपको मेरी स्लाइड विजिबल है ना भाई? सही, गुड, ओके। सो देखें, जो पहला स्टेज है दैट्स कॉल्ड द फाउंडेशन डिप्लोमा। सो एनीवन who has completed his metric or who has completed his O levels या इंटरमीडिएट, वो यहां से स्टार्ट होगा। 7 पेपर है टोटल। मैंने यहाँ पे 12 से 15 महीने का ड्यूरेशन लेगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 6 से 9 महीने के अंदर कर देते हैं। ये आपके अपने ऊपर होता है, आप कितना जल्दी अडाप्ट करते हैं। बट एक एवरेज स्टूडेंट
9 to 12 मंथ्स लेता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट। 12 से 15 महीने थोड़ा ज्यादा पीरियड है। एक एवरेज स्टूडेंट 9 से 12 महीने लेता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट। अच्छा, तो 7 पेपर होते हैं और हर वो बच्चा जिसने मैट्रिक किया है या ओ लेवल किया है या इंटर किया है वो यहां से शुरू होगा। इस फाउंडेशन डिप्लोमा के बाद एक्चुअली एसीसीए शुरू होता है। फाउंडेशन डिप्लोमा इज नॉट एसीसीए, ये एसीसीए का एक रूट है। फाउंडेशन डिप्लोमा के बाद एक्चुअली एसीसीए शुरू होता है और एसीसीए में टोटल जो पेपर्स हैं वो ये जो पहला लेवल आ रहा है ना नॉलेज लेवल, इसमें 6 पेपर हैं। ये जो स्किल लेवल आ रहा है इसमें, सॉरी एक सेकेंड, ये नॉलेज लेवल आ रहा है इसमें 3 पेपर हैं और ये जो स्किल लेवल आ रहा है इसमें 6 पेपर हैं और इसमें 4 पेपर। अब होगा क्या कि वो बच्चे जो ए लेवल्स करके आ रहे हैं या जो बैचलर्स करके आ रहे हैं वो डायरेक्ट एसीसी से स्टार्ट होंगे, लेकिन वो बच्चे जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट करके आ रहे हैं वो फाउंडेशन डिप्लोमा से स्टार्ट होंगे, लेकिन उनको ये 3 पेपर नहीं देने पड़ेंगे, ये उनको एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो एक अब दोबारा बात कर देता हूँ कि इफ समबडी इज कमिंग फ्रॉम एन इंटरमीडिएट बैकग्राउंड, तो इंटरमीडिएट वाला जो है ना वो कहाँ से शुरू होगा, वो यहाँ से शुरू होगा फाउंडेशन डिप्लोमा से। मैट्रिक वाला भी यहीं से शुरू होगा और उसके साथ साथ जो है ओ लेवल वाला भी यहीं से शुरू होगा। 7 पेपर देगा, आपके ऊपर है कितना टाइम लेते हो। मैंने बता दिया एवरेज 9 से 12 महीने है। ये करने के बाद नॉलेज लेवल पे आओगे, नॉलेज लेवल के ऊपर आपके पास 3 के 3 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे आपको बिकॉज ऑफ योर फाउंडेशन डिप्लोमा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्किल लेवल के 6 पेपर हैं और प्रोफेशनल लेवल के 4 पेपर। नाउ सो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो 7 + 6 + 4, तो इन टोटल 17 पेपर्स हैं उस बच्चे के लिए जो कि इंटरमीडिएट से आ रहा है या मैट्रिक से आ रहा है या ओ लेवल से आ रहा है। और वो बच्चा जो डायरेक्ट ए लेवल्स करके आ रहा है या बैचलर्स करके आ रहा है उस बच्चे के लिए टोटल 13 पेपर्स, यानी 4 पेपर आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा है। अब नाउ ड्यूरेशन अगर आप देखें तो ये मैंने ड्यूरेशन लिखा है 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 3 साल का मैंने ड्यूरेशन लिखा है। 3 से 4 साल का अरसा लगता है एक बच्चे को एसीसीए कंप्लीट करने का। मैं रिपीट करता हूँ, एक बच्चे को एसीसीए कंप्लीट करने में 3 से 4 साल का अरसा लगता है एसीसीए कंप्लीट करने। एंड वंस यू आर डन विद योर एसीसीए तो आप कहलाते हैं एसीसीए एफिलिएट। मैं रिपीट करता हूँ कि जब आपका एसीसीए हो जाता है सो यू आर टर्म्ड एज एसीसीए एफिलिएट। सो आई रिपीट, जब आपका एसीसीए हो जाता है तो यू आर टर्म्ड एज एसीसीए एफिलिएट। अच्छा, और फिर उसके बाद जैसे डॉक्टर की हाउस जॉब होती है ना, इस तरह से आपकी ट्रेनिंग होती है और वो ट्रेनिंग होती है 3 साल की। तो उस 3 साल की ट्रेनिंग प्लस एफिलिएट के बाद आप बन जाते हैं कौन, एसीसीए मेंबर। लेकिन अच्छी चीज इस ट्रेनिंग के साथ ये है कि ट्रेनिंग आप एसीसीए स्टार्ट करने से पहले भी कर सकते हो, ड्यूरिंग एसीसीए भी कर सकते हो, आफ्टर एसीसीए भी कर सकते हो। मतलब एक बच्चा बोलता है भाई मैंने 6 पेपर पास कर लिए, 7 पेपर पास कर लिए, अब मैं जो ना फला जगह पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, तो मैं साथ साथ में एसीसीए करूंगा। यू कैन डू इट, तुम्हारा एक्सपीरियंस भी काउंट होगा और तुम जो ना पढ़ाई भी कर रहे होगे। यू कैन डू इट। सो बेसिकली दैट इज व्हाट एसीसीए इज ऑल अबाउट। अच्छा, पे कुछ चीजें डिस्कस कर दूं तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक बात समझा देता हूँ, वो ये है कि देखें when we are gonna be talking about this ACCA qualification, तो इसमें एक चीज जरा समझिएगा, वो एक चीज ये समझिएगा कि बेसिकली अक्सर और बेशतर लोगों का ना माइंड सेट ये होता है कि भाई हमें ये बताएं कि फी क्या इन्वॉल्व है, फी क्या इन्वॉल्व, और फी के साथ साथ जो है ना जॉब पे सैलरी क्या मिलेगी। दो मामला होते हैं, दो मामला होते हैं, सही है। अच्छा जी, सो अब ना मैं कुछ थोड़ी सी इन जनरल बात बता देता हूँ कि एसीसीए के अंदर जो फाउंडेशन डिप्लोमा है उस फाउंडेशन डिप्लोमा की पर पेपर जो फी होती है दैट इज 10,000 रुपी पर पेपर। लेकिन 7 पेपर्स का एक कॉम्बिनेशन ऑफर किया जाता है स्टूडेंट्स को और वो 55
56,000 का कॉम्बिनेशन कि यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस फाउंडेशन डिप्लोमा बाय पेइंग 56,000। लेकिन ये जो फीस है ना, ये फीस ट्यूशन फीस है जो मैं कॉलेज की बता रहा हूँ। एक एसीसीए की अलग से फी होती है, एग्जामिनेशन फी अलग है। ट्यूशन जैसे जस्ट लाइक आप एक कॉलेज को अलग पैसे देते हैं और बोर्ड को अलग पैसे देते हैं ना एग्जाम के, सेम गोज हियर आल्सो। वी आर अ कॉलेज, एसीसी इज अ बोर्ड। अच्छा, अब नाउ अब सिचुएशन ऐसी होती है, व्हाट वी चार्ज इज दैट वी चार्ज 10,000 रुपी पर पेपर, और अगर 7 पेपर्स का कोई कॉम्बिनेशन सब्सक्राइब करता है तो वी चार्ज 56,000। फिर उसके बाद जो है आपके पास नॉलेज लेवल है जिसके 6 पेपर है, ऑफ विच वी चार्ज 15,000 ईच, सो गिव्स यू 90,000। और प्रोफेशनल लेवल है जिसके 4 पेपर्स हैं एंड वी चार्ज 20,000 ईच, जिसके हैं 80,000 रुपीज। सो अगर आप रिजल्टिंगली टोटल ट्यूशन फी ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स देखेंगे, अगर आप टोटल ट्यूशन फी ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये तकरीबन जो है वो 2.25 लाख रुपए की ट्यूशन फीस है जो आपको पे करनी है ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। नंबर 2, एसीसीए की पर पेपर फीस कितनी है? तो एसीसीए की पर पेपर फीस कुछ इस तरीके से कि ये जो फाउंडेशन डिप्लोमा का लेवल है, इसमें आप समझें एवरेज मैं फीस बता रहा हूँ, एवरेज फीस 17,000 पर पेपर मल्टीप्लाई बाय 7। बताओ कितना होता है? चलें, ये तकरीबन 1,20,000 रुपये हो जाता है। फिर देन उसके बाद नॉलेज लेवल की तकरीबन जो है वो 24,000 रुपये फीस है पर पेपर मल्टीप्लाई बाय 6 पेपर्स। तो आप अगर इसको देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए ही हो जाता है। और इसकी जो फीस है वो तकरीबन 30,000 रुपये पर पेपर है मल्टीप्लाई 4, तो 1,20,000 रुपये ही हो जाता है। मैं मोर और लेस रफली बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, पाउंड का रेट ऊपर नीचे होता रहता है, दिस गोज अप एंड डाउन। सो अगर आप रिजल्टिंगली देखेंगे तो रिजल्टिंगली आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा कि तकरीबन 4 लाख रुपए जो है वो आपके पास एग्जामिनेशन की फीस है ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। तो इन टोटल जो आपका एसीसी है ना वो ये 6.25 लाख रुपए का है ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर इंक्लूडिंग एवरीथिंग। लेकिन मैं कहता हूँ कि बच्चे को कि भाई 7 लाख रुपीज की कैलकुलेशन कर। अच्छा, अब मैं जरा थोड़ी सी मिसाल देता हूँ, अक्सर मैं पढ़ाते हुए भी ये मिसाल देता हूँ। मैं हूँ मेमन बैकग्राउंड से, सही है, मेमन हो गए, आहानी हो गए, सही है, खोजा शिया हो गए, ये सारे ना एक बिजनेस माइंडसेट वाले कैटेगरी के लोग होते हैं। सो बेसिकली ऐसा होता है कि बचपन में जब हम स्कूल कॉलेज जाते थे तो वहां पे जब हम जूते पहनते थे तो बाटा के जूते होते थे, सही है। अब आजकल मुझे नहीं पता कितने के मिलते हैं बाटा के, लेकिन हमारे दौर में बाटा के जूते 500 रुपए के होते थे, 400 रुपए के, 500 रुपए के। फिर जब जो है वो बाटा के जूते 800 900 रुपए के हो गए, तो उस जमाने में पाकिस्तान में ना इटालियन शूज आते थे, वो लंबी लंबी लंबे लंबे उसकी जो ना टो होते हैं और इस तरह के। तो उसमें फिर हम जो है वो जब लेने जाए महंगे जूते, तो महंगे जूते ना 8 8 10 10 हज़ार रुपए के जूते हों, तो फिर हम लाइट हाउस से जाके चाइना के जूते लेते थे, सही है। वो सेम जूते जो है ना 5 5 सौ रुपए के मिल जाते थे, तो हम 1,000 रुपए के अंदर 2 जूते लेके आते थे। अच्छा, तो दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू डू, सही है। हाँ, शेख भी। तो अब ना पॉइंट इज, अब आप बात समझिएगा, नाउ लेट्स मूव अ बिट फॉरवर्ड। देखें, तो जब ये हो गया ना सारा, कैलकुलेटर है ना बेटा हाथ में, कैलकुलेटर खोल के रखना। अच्छा देखो, जब ये हो गया ना मामला, तो फिर जब मैं जॉब पे गया तो मैं सबसे पहले मैंने कहा यार जॉब पे ना ये चाइना वाले जूते अच्छे नहीं लगते ना, ये थोड़ा सा इनका डी शेप हो जाते हैं, हो जाता है। तो मैंने कहा जी अच्छे जूते खरीद लेते हैं। अच्छा भाई, अच्छे जूते खरीद लेते हैं, तो जब अच्छे जूते खरीदने गए तो उस वक्त 6,500 7 हज़ार रुपए के अच्छे जूते थे। तो अब 6,500 7 हज़ार रुपए के अच्छे जूते थे। अब मैंने कहा यार हम तो जिंदगी में 1,000 रुपए से ऊपर का जूता हमने पहना नहीं है, ये 6,500 7 हज़ार रुपए के जूते कौन लेगा? तो उस वक्त मेमन दिमाग चला थोड़ा सा। एक काम मैंने कहा यार देख, हफ्ते में मैं 5 दिन 6 दिन ऑफिस जाता हूँ, सही है। अगर 5 दिन 6 दिन में ऑफिस जाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि साल में 52 वीक्स होते हैं, समझो 52 नहीं 50 वीक्स आप ऑफिस चले गए, जरा 50 मल्टीप्लाई बाय 5 करना, 250। इसका मतलब मैं साल में 250 दिन ऑफिस जाऊंगा। अच्छा एक काम करना, 7,500 रुपये डिवाइड बाय 250 करना, डिवाइड बाय 250, 30 रुपये।
मैंने दिमाग क्या चलाया, मैंने कहा भाई मेमन दिमाग, रोज का किराया 30 रुपए जूते का, ले ले 7,500 का जूता। तो बेसिकली वो फैसला, वो डिसीजन जो मुश्किल लग रहा था, वो डिसीजन आसान हो गया जब 7,500 रुपए का तोड़ के मैं 30 रुपए में ले आया कि भाई 30 रुपए का किराया है रोज का जूते का। अब मैं आपको जरा समझाना चाह रहा हूँ, ये 7 लाख रुपए हैं 4 साल के, इसको डिवाइड करो 48 मंथ से, करो। 7 लाख रुपए डिवाइड बाय 48, 14,580। तुम ये समझो तुम्हारे वालदेन ने 15,000 रुपए महीने की कमेटी डाल दी। एक साथ थोड़ी देने सारे यार, तुम्हारे वालदेन ने समझो 15,000 रुपए महीने की कमेटी डाल दी। अब जब 15,000 रुपए महीने की कमेटी डाल दी है ना, तुमने पढ़ना है, और 4 साल बाद उनका जैकपॉट खुलेगा, कमेटी नहीं खुलेगी। जब ये बच्चा एसीसी क्वालिफाई कर जाएगा, और एसीसी क्वालिफाई करने के बाद अल्लाह के हुक्म से एक अच्छी सैलरी पे, अच्छी जॉब पे जाएगा, तो ये सब कुछ वसूल है। एंड लेट मी गाइड यू कि एक एसीसी मेंबर इस वक्त उसकी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 रुपीज है। इस वक्त एक एसीसी मेंबर की स्टार्टिंग सैलरी 80,000 रुपीज है। तो अगर आप देखो तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12 होते हैं 9,60,000 रुपए। एक साल में सारे पैसे वापस हैं। तो याद रखना, कोई भी बंदा पढ़ाई करता है, कुछ भी करता है, तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन पर्पस होता है, वो 3 पर्पस होते हैं, जिसको मैं यहाँ पे स्लाइड पे भी जाऊंगा। ये 3 पर्पस होते हैं, हम कोई भी पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, देयर एक्चुअली 3 ऑब्जेक्टिव्स, 3 पर्पसेस। वो क्या होते हैं? हर बंदे की ख्वाहिश होती है 3 चीजें: इज्जत, शोहरत और पैसा। इज्जत, शोहरत, पैसा। एक जमादार भी होगा ना, उसको भी अगर आप जलील करेंगे ना, उसको भी बुरा लगेगा, उसकी भी अना है, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो इज्जत हर किसी को चाहिए, है नहीं है? क्लास में, भरी क्लास में टीचर जब जलील कर देता है, आपकी हट जाती है, रात तक उसको गालियां दे रहे होते हो दिल में, सही है ना? 2-3 दिन तक, जब तक भूलते नहीं हो, तब तक उसको गालियां दे रहे होते हो। और अगर टीचर का अगले दिन भी ऐसा एटीट्यूड रहा, तो उसको जिंदगी भर दोगे। सही है? अच्छा, तो इज्जत हर आदमी को चाहिए। नंबर 2, पैसा, छोटी बड़ी हर तरह की ख्वाहिशात। सही। और शोहरत, हर आदमी चाहता है, चाहे वो मुंह से कहे ना कहे, कि मैं मशहूर हूँ, मुझे लोग जाने। आप सोचे ना, आप किसी जगह पे जाए, आपको 4 लोग सलाम करो, ओ कैसा है, ओ कैसा है। सही। और कुछ लोग आपको तमीज से आके भी पूछ लें, सर कैसे हैं आप। सही। आप मतलब आप देखें ना, आपने कहा मैं मशहूर आदमी हूँ। ये हर इंसान की अंदरूनी ख्वाहिशात होती है। तो आप वो क्वालिफिकेशन चूज करें, वो क्वालिफिकेशन ऑप्ट करें कि जिस क्वालिफिकेशन के अंदर आपको ये तीनों चीजें मिले, विच इज इज्जत, शोहरत, पैसा। रिस्पेक्ट भी मिले, फेम भी मिले, और सब कुछ मिले। दैट इज समथिंग दैट्स गोना टेक यू टू डिस्टेंसेस। सर नासिर को बुला दो, और सर दिया को भी। अच्छा भाई, अब सारे के सारे लोग जो है वो यहाँ पे हैं। तो मुझे एक बात ये बताएं कि इन केस ये जितने ऑनलाइन है भाई, किसी को कोई सवालात हैं, कुछ हैं, तो पूछ लें। तुम लोगों को कुछ पूछना है पूछ लो। क्लियर है? समझ में आता है? चलो। अच्छा, व्हाट इज द डेट टू स्टार्ट द न्यू बैच एंड फीस? इलियास भाई, फीस स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया, सही है। अच्छा, व्हाट इज द डेट टू स्टार्ट द न्यू बैच? तो नया बैच जो है ना, इंशाल्लाह सर, ये थोड़ा सा आप गुफ्तगू कर लें बच्चों से, अगर थोड़ा सा हेलो हाय कर लें। सही है। अच्छा जी, देखें, तो सीए की फी क्या है? मोहम्मद जैद, मैं आपको, बेटा सक्कर का हमने कैंपस बंद कर दिया, अब्दुल रहमान। सक्कर का कैंपस जो है ना, वो हमने बंद कर दिया, एंड वी आर नाउ ओनली ऑफरिंग ऑनलाइन फॉर द सक्कर स्टूडेंट। अब सिर्फ कराची बेस्ड कैंपस है भाई। नया बैच जो स्टार्ट हो जाएगा ना, फर्स्ट वीक अक्टूबर से इंशाल्लाह। अच्छा, ये मेरे साथ इस वक्त सर नासिर वोरा मौजूद हैं, जो कि बड़े मायानाश टीचर हैं एसीसीए के, और काफ़ी अरसे से जो है वो टीचिंग इंडस्ट्री के अंदर है। मुझसे भी ज़्यादा तजुर्बेकार टीचर हैं, और बड़े बहुत ज़्यादा लोगों को सर ने पढ़ाया है। और बात सारी ये है कि जैसे अभी मैं बात कर रहा था ना आपको शोहरत की, तो मतलब इनके साथ अगर हम कहीं चले जाए ना, तो मतलब हमें 2 लोग सलाम करेंगे, इनको 6 लोग सलाम करेंगे। ये वाला हाल है। सही है ना? तो सर थोड़ा सा अगर आप बच्चों से गुफ्तगू कर ले, और ऐसे ही यहाँ से भी थोड़ा देखते रहे। बहुत शुक्रिया सर लुकमान। आपने मेरे ख्याल से काफ़ी पजीराई कर दी, इतने खैर मशहूर नहीं है।
मतलब एक एएफडी के जो पेपर्स हैं बच्चों, उसको पढ़ाने का एक थोड़ा सा अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस है कि 2005 में जो है वेरी फर्स्ट टाइम जो है ये एएफडी के जो पेपर्स थे वो हमने टीच आउट करे थे। तो सर ने जैसे अभी आपको ये बताया, बस इसके अंदर सर की एक बात मैं जो एक्सप्लेन कर रहे थे उसके अंदर एक चीज मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि सर ने कहा जो एफडी के पेपर हैं जिसके अंदर 7 पेपर हैं, तो यूं समझ लो उस 7 पेपर्स को जब दोगे तो उसके अंदर जो एसीसी का जो नॉलेज पेपर है उसके 3 पेपर ऊपर ही आ जाएंगे। मुझे एग्जेम्पशन मिल रही थी, तो बस इसमें जो है मैं सर की बात भी समझ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि सर ने माशाल्लाह वो प्रोफेशनल लेवल के लिहाज से जरा सा, तो बच्चे एकदम जो है घबरा गए कि ये क्या हो गया। तो मुझे ये जरा सा फील हुआ था इधर बैठे हुए, तो मैंने कहा मैं बाद में भी ये बात कर दूंगा। यानी कि 12 से 15 महीने में जो सर ने बोले हैं ये 7 पेपर हैं, तो टेक्निकली यूं समझ लो कि जो ये फाउंडेशन डिप्लोमा है इसके 4 पेपर हैं आसान मादरी जबान में, 4 इसके पेपर हैं, 3 इसके पेपर हैं, तो ये हो गए 7। अब अगर ऊपर ही 7 पेपर दे दे तो ये एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। इसलिए कि ये जो तीनों पेपर्स हैं आपके पास, ये तीनों के तीनों पेपर्स आपके पास जो है डेफिनेटली जो है ऊपर जो है वापस से आ जाते हैं। सर ने इसकी डिटेल में तो मैं थोड़ा सा चला गया था, ये नहीं है। तो एक स्टूडेंट ने आज ही एक एएफडी का सेक्शन स्टार्ट होता है एक इंस्टीट्यूट में, तो एक बच्चा जो है बड़ा प्यारा सवाल कर रहा है, तो वो आपसे शेयर करते जाऊं। बोले सर अकाउंटिंग से सख्त नफरत है, माशाल्लाह, मतलब कि अकाउंटिंग से नफरत है और एएफडी में आ गए ना। तो बोले अकाउंटिंग पढ़ने आए हैं जिसमें वो कॉस्ट अकाउंटिंग और रादर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, और उनको कैलकुलेशन से ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो भाई ये तो थोड़ा सा मसला है, कैलकुलेशन वाइज वाले सारे पेपर्स हैं, आगे बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसके अंदर जो है इंक्रीमेंट होता रहता है, उसके वैल्यू जो है ऐड होती रहती है, उसके स्टेजेस बढ़ते रहते हैं। तो इस तरीके से आपके पास और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर अगर आप देखो तो आपके पास मेजरली मैंने जो एक और चीज जो बच्चों को वेरी फर्स्ट टाइम जो क्लास में बोलता हूँ, इसकी डिटेल तो बात की बात है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का जो फर्क है, लेकिन मैं सारे स्टूडेंट से कहता हूँ कि 2 पेपर्स आपके पास, आपने ये जो फाउंडेशन डिप्लोमा है जिसके अंदर आपके पेपर में आपके पास FA1 जब आप कंप्लीट आउट करोगे, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, तो इसी का एडवांस फिर FA2 है, यानी 2 पेपर्स आपको फाइनेंशियल के पढ़ने हैं। ऑन द सेम वे MA1 एक आपको कॉस्टिंग का पेपर पढ़ना है, तो फिर MA2 इधर आ गया। तो भाई सारी अकाउंटिंग भरी हुई है। फिर आगे आते हो नॉलेज लेवल में, तो ये जाननी छोड़ दी है। उसके अंदर आपके पास एक F1 का पेपर जो है वो सिर्फ आप यूं समझ लो कि आपके थ्योरी है, फिर F2 वापस से कॉस्टिंग आ गई, F3 फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ गई। तो इस क्वालिफिकेशन में अगर देखो तो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अच्छा रैपिडली अगर आप देखो FA1 FA2 2 मरतबा अकाउंटिंग पढ़ी फाइनेंशियल, फिर F3 एक और मरतबा फाइनेंशियल, फिर आप जब स्किल्स में आते हो तो आपको फिर F7 एक और मरतबा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक सामना होता है। अब ये 2 पेपर 3 4 और फिर SBR में जाके तुम्हारी जान छूटेगी। तो अगर मैं सारे स्टूडेंट से कहता हूं कि तकरीबन 2 और फिर एक 3 4 5 पेपर बच्चों आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हो गए पूरी क्वालिफिकेशन में, तो बेहतर यह है कि FA1 से इतना अच्छा पढ़ा जाए कि वो खुद ब खुद आपकी बेस बनती जाए। ये देखो ना प्रॉब्लम क्यों अडल होती है कि अब F3 के अंदर फॉर एग्जांपल जब हमारे पास बच्चा आता है तो हम यही सपोज कर रहे होते हैं ना कि उसने FA1 और FA2 की पूरी क्लासेस ली होंगी, अच्छे मार्क्स लिए होंगे, डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं तो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा ना यार, आपका कहीं ना कहीं पर परेशानी होगी। इधर जो है FA2 में जो चीजें पढ़ाई हुई हैं तो उसको F3 में तो हम नहीं पढ़ाएंगे। यानी सर ये अभी मैं सारी बातें इसलिए भी कर रहा हूं, इनिशियली जो बच्चे हमारे पास वेरी फर्स्ट टाइम आते हैं बच्चे, इसके अंदर आपको एक तो रेगुलर क्लासेस चाहिए, यानी कि आपकी जो है 100% जो है सारी क्लासेस होनी चाहिए। दूसरा, जितने आप गैप दोगे, जितने आप जो है क्लासेस को आपने जो है बंक करा, डेफिनेटली उसका आपको कहीं ना कहीं पे पे ऑफ करना पड़ेगा। हम खुद F3 के अंदर कितनी मर्द बोलते हैं यार ये चैप्टर हमने FA2 में पढ़ा दिया है, और मजे की बात ये है कि FA1 और FA2 के पता नहीं कितने चैप्टर्स जो है अराउंड, मैं कहता हूं 70% तो पूरा F3 के अंदर FA1 FA2 है। हाँ थोड़े से बड़े सवालात कर लो। अब जो FA1 के अंदर अगर जस्ट पास 50% पास हुए हो
तो FA2 के अंदर आप कैसे गारंटी दे रहे हो कि यार तो आप जो है ना बहुत अच्छे मार्क्स ले लोगे? इसलिए कि आपने अच्छी बेस नहीं बनाई। MA1 के अंदर आप कॉस्टिंग में जस्ट पास हो रहे हो और उसको बोलते वैसे ही टेक्निकल है और आगे और मुश्किल होता जाता है, मुश्किल होता जाता है। डेफिनेटली आपके 90s में 80s में अच्छे मार्क्स हो, CBE पेपर है, ऑन डिमांड पेपर है, अच्छी बात है, जब आपकी तैयारी हुई है आप दे दो पेपर। अब इसके अंदर एक और चीज ये है कि ऑन डिमांड है तो डेफिनेटली सर ने जो ये 12 से 15 मंथ अल्लाह करे कि सब माशाल्लाह इसमें कर लें। इसमें गैप ये हो जाता है कि जब कोर्सेज हम कंप्लीट करवा लेते हैं तो बच्चा बोलता है अब मैं शुरू से वापस से स्टार्ट करूंगा। हार्डली 10 से 15 दिन के गैप के अंदर आपको पेपर दे देना चाहिए। जितना ज्यादा डिले पेपर दोगे इतने खराब नंबर आते हैं। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है AFD के लिए, FD के पेपर्स के लिए। 10-15 दिन का डेफिनेटली आपको जो है एक रिवाइज का एक मौका मिलना चाहिए। हाँ, ये जो स्किल्स के हैं ये तो आपके पास पता ही है कि इसके जो है सारी जो है डेट्स वगैरह फिक्स होती हैं, उसी डेट और टाइम्स के ऊपर जो है वो पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं। कोई सवाल सर? ये इधर से सवालात अगर लेने तो कहाँ से? ये आपकी थोड़ा सा माशाल्लाह आपने इससे अच्छा तो मुझे दिया है, मतलब कोई और सवाल बच्चों? तो जब एक पेपर ही आपको कंटिन्यूसली, हमारे टीचर एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे बेटा जो चीज तकलीफ दे तो उसको लेके नहीं चलो, उसको ऑपरेशन करके निकलवा दो। यानी जो चीज परेशानी करती है तो उसको ले लेके बैठो मत, उसका ऑपरेशन करवा के उसका काम ही खत्म कर दो। सर क्या मतलब? भाई FA1 बार बार पढ़ना है तो इसको अच्छी तरह सीख लिया जाए। MA1 को कॉस्टिंग को अच्छी तरह से सीख लिया जाए। मेरे लिहाज से आपके 5 और उसके 4 9 10 पेपर्स तो 2 आपके पास जो है पेपर्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है। स्किल्स के अंदर आपके पास जो F4 के अंदर F4 लॉ जब कटेगा तो बटेगा। अभी क्या परेशानी है सर? लॉ क्या होता है? ओ भाई जब आएगा जब बात करना। F6 सर टैक्स जब आएगा जबकि जब बात करेंगे। F8 ऑडिट, F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ, इधर एक और बात अपनी जरा शेयरिंग से बता दूं, जो स्टूडेंट से कहता हूँ, इधर जिस तरह से जिस लेवल का आपने पढ़ा होगा और जैसे मार्क्स आए होंगे उसी के आप प्रोफेशनल में पेपर लोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट के ऑडिट बहुत अच्छा है तो वो एडवांस ऑडिट ले लेगा भाई। किसी के F5 फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है आपके पास, F5 जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अगर वो अच्छा है तो वो एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ले ले। अगर F9 आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है, अच्छे स्कोर आए, ये तो किसी से पूछने की बात ही नहीं है कि मैं कौन से पेपर ओप करूं। मेरे ख्याल से जैसा इधर आपको टीचर से बॉन्डिंग बनी है, जैसे आपकी जिस तरीके से एसोसिएशन बनी है, उसके साथ आपके जो नंबर्स आए उसी के एडवांस ले लेना। अल्लाह अल्लाह करके तो कोई पेपर निकला तो उसका एडवांस उठाओगे? बोलोगे सर माफ कर दो यार बड़ी मुश्किलों से तो निकला है। अब फिर वो टीचर्स भी हजरात हैं। मैंने तो अपने इसमें देखा है कि हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट थे, बल्कि सर ने भी, वो सर के भी स्टूडेंट थे कि माशाल्लाह उन्होंने स्किल्स में इतना अच्छा परफॉर्म किया कि प्रोफेशनल में आके सबसे पहले उसी का एडवांस दे दिया, बोला बाद में देते रहेंगे। तो अकाउंटिंग से मोहब्बत हो जाए और अकाउंटिंग तरह से अच्छी तरह से बेसिक से कर लो, फिर ये अच्छी और बहुत अच्छी मैं कहता हूँ क्वालिफिकेशन। और देखो मुश्किल चीज मुश्किल से हासिल होती है जिंदगी में, याद रख लो। BBA इकरा यूनिवर्सिटी भरी पड़ी हुई है बेटा, तुम्हें पता है। आपके KU के अंदर बेताशा जो है चीजें पड़ी हुई हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा टाइम सफर करना होगा, 3-4 साल अपने जो है सोशल लाइफ के जो है हटा दो, जरा सा ये सारी चीजें खत्म कर दो। चले, थैंक यू वेरी मच बेटा, टेक केयर। आज ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो एक स्टूडेंट ने भी सवाल किया था, तो ये मेरे ख्याल से फेसबुक पे लगा देंगे सर। चलें, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।